चलिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस BSS टेट एग्ज़ाम जो 2024 का आप लोग का 23 और 24 फरवरी को होने वाला है, इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, टोटल 11 टॉपिक है। उन 11 टॉपिक को हम 2 मैराथन के माध्यम से 5-5, 6-6 टॉपिक करके 2 वीडियो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो मित्र हमारे उस वीडियो को नहीं देखें, पूरे होल सिलेबस जितने भी टॉपिक हैं उसमें टोटल 11 टॉपिक दिए गए हैं। उन 11 टॉपिक्स को मिला करके हम 2 वीडियो के माध्यम से उसको अच्छे से कवर करवाए हैं। पहले उसकी थ्योरी अच्छे से बताए हैं, थ्योरी बताने के बाद उसमें क्वेश्चन के माध्यम से हम बताए हैं कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम उसमें जो है, जैसे आप लोगों का कमेंट था, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर इसमें और क्वेश्चन करवा दीजिए। तो दोस्तों 2 मॉडल पेपर हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। आज हमारा तीसरा मॉडल पेपर है। कौन सा? मॉडल पेपर 3 है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख भी लिए होंगे कि आज मॉडल पेपर 3 है, जो BSS टेट एग्ज़ाम में आप लोग का मैथमेटिक्स का पोर्शन। अक्सर दोस्तों हम लगभग सभी जो पोर्शन है, हमारा टोटल 5 पोर्शन है, उसमें 5 पोर्शन का मतलब है कि 5 पार्ट में वो बटा हुआ है। अक्सर सभी पार्ट को तो हम कर लेते हैं, जैसे हिंदी हो गया, आपका EVS हो गया, फिर उसके बाद GS हो गया। ये सब पोर्शन तो अक्सर हम पढ़ के कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत जहाँ आती है वो आप लोग के ज़्यादातर मैथमेटिक्स पोर्शन में आती है। लेकिन मैथमेटिक्स को हम इतने अच्छे से कवर करवाने आप लोग का, हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, जितने भी वीडियो हमारे, चाहे मैराथन हो गए, चाहे प्रैक्टिस सेट हो गए, अगर इनको देख करके आप जाते हैं और एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप 30 में 25 से 26 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन आसानी से करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें हम जितने भी पॉइंट आपको बताते हैं कि लगभग ये बताते हैं कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम हर एक पॉइंट को बताते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में अधिक से अधिक हेल्पफुल मिल सके, अधिक से अधिक आपसे उसको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है, यानी मॉडल पेपर 3 है। तो इसमें दोस्तों हम लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आए हुए हैं, और 10 क्वेश्चन समझ लीजिए आपको आपका 50 क्वेश्चन के बराबर है। क्योंकि हम इसमें केवल ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बताएं, टिक मारे, आगे चले गए। इसमें दोस्तों व्याख्या है, इसको व्याख्या करते हुए चलेंगे। इससे रिलेटेड इसके इर्द गिर्द जितने भी पॉइंट आएंगे, हम सभी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं हर एक पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, चैनल पर सब्सक्राइब करने का आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम जितने भी यहाँ पे वीडियो लेकर के आते हैं, वो जिससे भी रिलेटेड हो वीडियो लेकर के आते हैं, तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाता है और आप जान पाते हैं कौन सा वीडियो लेकर के यहाँ पर आते हैं। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर पसंद वीडियो आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने और मित्रों को सहयोग करने के लिए उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि इसमें जितने भी वीडियो हम इधर आप लोग को बना दे रहे हैं, उसमें के पीछे, उन वीडियो के पीछे हमारी बहुत ही कड़ी मेहनत है। आप लोग इसको देख लेते हैं कि 1 घंटे 40 मिनट, 30 मिनट, या 1 घंटा 10 मिनट, इतने में अगर 1 घंटे का वीडियो हमारा कोई रहता है तो समझ लीजिए उसके पीछे 4 घंटे का मेहनत होता है, ठीक है। उस वीडियो के पीछे, यानी अगर 1 घंटे का वीडियो है तो उसके पीछे कम से कम 3 से 4 घंटे का मेहनत होता है, तब जा करके आप लोग का एक वीडियो कंप्लीट हो पाता है अच्छे से, ठीक है। क्योंकि उसमें एक एक पॉइंट को हमको चुन करके लाना होता है, ठीक है। तब यहाँ पे आपको बताते हैं, इसलिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके लिए मददगार साबित होगा, उन चीज़ों को हम यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी यहाँ पे कोई हो, आपका वीडियो पसंद आए, नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर वीडियो पसंद आ रहा है। जैसे आप लोग इसके पहले वाले वीडियो का, हर एक वीडियो को मैं कमेंट के माध्यम से बताए हैं कि सर और वीडियो लेके आइए, सर और क्वेश्चन को लेके आइए। तो हम आप लोग की क्वेरी कमेंट पे ही वीडियो को यहाँ पे लेके आते हैं, और मैक्सिमम अधिक से अधिक क्वेश्चन हम कराने की पूरी प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे फटाफट देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे चलिए समझिए, यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सबसे पहले समझते हैं कि लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में, यहाँ देखिए कोई एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC में भुजा BC को बाईं ओर, ये जो भुजा BC है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो भुजा BC है इसको बाईं ओर कहाँ तक बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है। यहाँ देखिए एक पॉइंट D है, D तक बढ़ाया गया, तथा दाईं ओर E तक, इस B से दाईं ओर E तक बढ़ाया गया।
ई तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण ABD, कोण AB और D, ए वाला कोण देखिए कितना है आपका, ABD कोण कितना है 110 अंश है, तथा कोण ACE, कोण ACE यहाँ पे कितना है 120 अंश है। तो कोण BAC का मान निकालना है, यानी BAC, इस कोण की वैल्यू यहाँ पे हमको पता करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए कि एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छी समझ में आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 100% आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि जो आप लोग को समझ में ना आए। ठीक है, इसके लिए हम पूरी गारंटी लेते हैं। तो देखिए ABD, यहाँ से ABD, ये कोण कितना है आपका 110 अंश है, और ACE ये कोण कितना है 120 अंश है। और निकालना हमको क्या है कि BAC का मान निकालना है, यानी BAC इसका मान निकालना है। तो आइए इसमें थोड़ा सा समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इसके पहले बताएं आपको कि कोई भी त्रिभुज है अगर, तो उन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ये तो आपको ऑलरेडी पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो हम अपने वीडियो में बताए हैं, उसको देख लीजिए कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ दिख नहीं रहा, थोड़ा और इधर लिख देते हैं हम। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ दिखेगा ना, हाँ, A B और C थोड़ा चमक रहा था, तो 180 अंश। तो ABC यानी किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। अब आइए यहाँ पे हम समझते हैं। और एक चीज़ और हम आप लोग को बताए हैं कि अगर कोई रेखा है, इस तरह से कोई रेखा है, तो इस रेखा पर टोटल कितने अंश का, एक तरफ टोटल कितने अंश कोण बनता है 180 अंश का। कितना 180 अंश, यानी किसी रेखा पर एक तरफ कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश का। और इसी को अगर दूसरी तरफ भी ऐसे घुमा दें तो इधर भी 180 अंश, यानी ये पूरा एक सर्कल बन गया। और आप भी जानते हैं कि एक सर्कल में, यानी एक वृत्त में टोटल कितने अंश का कोण बनता है। तो टोटल अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो 180 मिला करके 360 अंश हो जाता है। ठीक है, टोटल कितने अंश का कोण बन जाता है 360 अंश का। तो हम इसे यही चीज़ देखते हैं कि अगर यहाँ से हम बात करें कि यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है। ठीक है, एक रेखा है, और इस पर टोटल यहाँ तक अगर हम मिला देते हैं तो 180 अंश का कोण बनेगा। कितने का 180 अंश का, दिख रहा ना, यहाँ से 180 अंश का कोण बनेगा। और 110 ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, तो बाकी कितना यहाँ पे बच रहा है सॉरी, तो 110 यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो 180 में से अगर 10 निकाल देंगे तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 अंश। ठीक, कितना हो जाएगा 70 अंश। अब देखिए वही चीज़ इधर भी है कि ये भी समझ लीजिए कि एक रेखा है। क्या है, एक रेखा है, और इस रेखा पे देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल 120 अंश ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो अगर 120 अंश यहाँ बना है तो बाकी कितने अंश का कोण बच रहा है, तो यहाँ पे 60 अंश बच रहा है। ठीक है, यही चीज़ तो हम बताए हैं कि कोई अगर एक रेखा है तो किसी रेखा पे एक तरफ टोटल कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश। और 180 अंश में से यहाँ अगर 110 दिया है तो 70 अंश और बच रहा है। फिर उसी तरह से यहाँ अगर 120 ऑलरेडी दिया है तो टोटल कितना अंश बचेगा 60 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज ABC यानी A B और C, ठीक, इस पूरे त्रिभुज में टोटल कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश का। तो ऑलरेडी हमारे पास B और C कोण यहाँ पे निकल गया। ठीक, B और C निकल गया। B का मान कितना है 70 है, और C यहाँ पे कितना है 60 है, तो हो जाएगा 180। को यहाँ से कोण A अगर निकालना हो, देखिए 7 6 13 130 हो जाए। इस 130 को जब उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 130, और ये आ जाएगा 50। 180 में से 130 घटा देंगे तो A वाला आ जाएगा 50। और पूछा हमसे क्या है कि कोण BAC, इस कोण BA और C यानी इसी कोण A का मान पूछा है, तो यानी कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा 50 अंश। ऑप्शन नंबर इसमें C सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं हर एक पॉइंट आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 अंश है। कितना, कोई त्रिभुज है, ठीक है, इस प्रकार से कोई त्रिभुज है, मान के चलिए कि ABC, इस प्रकार से कोई त्रिभुज है, इसके दो कोणों का योग 116 अंश है और अंतर 24 अंश है। ठीक है, मान के चलिए कोण A और कोण B, इन दोनों कोणों का योग 116 अंश है। तो सबसे पहले हम जानेंगे
कि तीनों कोणों का योग इसके 180 अंश होता है। कितना? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। अब इसमें दो कोणों का योग दिया है, दो कोण मान के चलिए कि इसमें ए और बी, दो कोणों का योग दिया है 116 अंश। योग का मतलब दोनों को प्लस कर देंगे। दो कोणों का योग 116 अंश दिया है और अंतर, इन दोनों का अंतर यानी इसी ए और बी का अंतर कितना दिया है? 24। ठीक, तो यहाँ से अगर ए और बी का मान पता चल जाए हमको, तो पूछा है कि इस त्रिभुज के तीसरे कोण की माप बताइए। तीसरे कोण यानी सी का माप हमको निकालना है, क्योंकि ए और बी का ऑलरेडी यहाँ पे योगफल और अंतर दिया गया है। तो यहाँ से हम ए और बी का मान निकाल सकते हैं। जब ए और बी का मान निकल जाएगा तो यही ए और बी का मान उठा कर अगर इसमें रख देंगे तो यहाँ सी का मान हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि जोड़ने पर, क्या? जोड़ने पर। अब देखिए अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस के गुणा माइनस होता है। और यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है, तो ए मिल करके हो जाएगा 2a = 116 और 24 36 10 40 यानी 140 हो जाएगा। दिख रहा है? तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा, ठीक है, 140/2 और इसको कैंसिल करेंगे तो 7 दूनी 14, 140 आ जाएगा 70 अंश। यानी ए का मान अगर 70 अंश आ गया तो यही ए का मान उठा कर समीकरण 1 में या 2 में, अगर इसको हम समीकरण मान लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2, तो किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए ए का मान। तो यहाँ अगर ए की जगह पे आप 70 रखते हैं तो देखिए यहाँ से ए की जगह पे इस समीकरण में, जैसे यहाँ पे क्या है, a + b = 116 है। यहाँ ए की जगह देखिए 70 निकला हुआ है, तो यहाँ 70 रख दीजिए। 70 + b = 116। तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 116 - 70, तो कितना आ जाएगा? यहाँ 6 हो जाएगा। 11 में से 7 घटाएंगे, 7 4 11 46। अब देखिए ए का मान 70 आ गया, बी का मान 46 आ गया, सी का मान ऑलरेडी, ये जो तीसरा कोण हमारा पूछा हुआ है कि तीसरे कोण का मान क्या होगा, तो सी का मान यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो ए का मान यहाँ पे रख दीजिए 70, ठीक है, ए का मान 70 प्लस बी का मान यहाँ पे 46 प्लस सी = 180 इससे, ठीक है, इससे। तो यहाँ देखिए 70 और 46 को जोड़ेंगे तब 7 4 11 110 116, तो सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस, क्योंकि इधर 70 और 46 को जोड़ेंगे 116 आएगा। इस 116 को जब उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 116। अब इसको माइनस कीजिए, 10 में से 6 घटाएंगे 4 हो जाएगा। यहाँ बचा है 17, 17 में से 11 घटाएंगे, 11 6 17 आ जाएगा 64। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर इतना लंबा कैसे करेंगे हम? दोस्तों इसको आपको समझाने के लिए केवल हम किए हैं, नहीं तो हम यहीं से निकाल सकते थे। यहाँ से a बराबर जब 70 आ गया तो यहीं से कर सकते हैं। अगर a बराबर 70 आ गया तो इसमें निकालेंगे, a की जगह 70 रखेंगे, b का मान 116 में से 70 घटाएंगे तो आ जाएगा 46। 70 46 के एक में जोड़ करके उसके बाद c बराबर हम 180 माइनस 116 करके और यहाँ 64 ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए केवल थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें पूछा क्या है, उसमें दिया क्या है। यहाँ पे जैसे अंतर दिया गया है, इन दोनों का योगफल दिया गया है और दो कोणों का अंतर दिया गया है और तीसरे कोण का मान पूछा है। लेकिन उसके पहले हमको जानना ज़रूरी ये होता है कि इसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 अंश। उसमें दो कोणों का योग पूछा है, ठीक है, तीसरे कोण का मान हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे a + b = 116, a - b = 124, 24 लिखे हैं, तो यहाँ पे a + c भी लिख सकते हैं कि a + c का मान दिया, a - c का मान दिया। मतलब इस तीन त्रिभुज के तीनों कोणों में किसी दो कोण को हम एक साथ लिख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब दो कोण का मान निकल जाएगा तीसरे कोण का मान हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे अगर समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्योंकि अब आप लोग के पास इतना समय बचा नहीं है, वीडियो को आप अच्छे से समझिए। दो क्वेश्चन आपको बताएं, लेकिन इस दो क्वेश्चन से आप समझ लीजिए कि हम उम्मीद करते हैं कि 10 क्वेश्चन अगर आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट पे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए
चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों इसमें देखिए कह रहा है कि किसी षटभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। षटभुज, सबसे पहले आप षटभुज बनाइए, बनता किस तरह से है। तो देखिए षटभुज को इस तरह से हम बनाते हैं। ये आपका षटभुज का मतलब षट में 6 और भुज में भुजा, ठीक है, जिसमें 6 भुजाएं हों उसको क्या कहते हैं, षटभुज। यानी अगर इसको हम नंबरिंग करें इस तरह से तो ABCDE और EF, ठीक है, ये आपका हो गया षटभुज। अब इसमें देखना है कि कोणों का योगफल कितना होता है। तो कोणों का योगफल अगर निकालना हो तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ से इसको मिला दीजिए और यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए। अब देखिए इसमें त्रिभुज बन गया है। एक यहाँ पे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 और 4। और आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज के, कोई अगर त्रिभुज है तो उसके सभी कोणों का योग यानी AB + C, इसके सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यहाँ पे देखिए टोटल कितने त्रिभुज हैं आपके, 1 2 3 4, टोटल 4 त्रिभुज हैं। तो 180 को 4 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा 18 चौक 72 यानी 720 अंश। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया। इसका सेकंड मेथड क्या होता है कि इसका एक फार्मूला होता है कि n-2 × 180, ठीक। इस पर बेस्ड, इस पे जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे टोटल भुजाएं कितनी हैं तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा है कि षटभुज, षट मीन्स 6, भुज मीन्स भुजा, यानी इसमें 6 भुजाएं हैं। तो यहाँ n की जगह क्या रख दीजिए, 6 रख दीजिए और -2 × 180, तो हो जाएगा 6 में से 2 घटाएंगे 4 और 4 × 180 करेंगे तब भी आ जाएगा 720 अंश, ठीक है। और यही 720 अंश आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे पंचभुज दिया हो, षटभुज दिया हो, अष्टभुज दिया हो, कोई भी कितनी भी भुजा दिया हो तो उसको क्या कीजिए, भुजा जितना दिया गया है उससे 2 कम करके 180 से आप गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ पे जैसे हमारा अष्टभुज दे दिया गया, क्या अष्टभुज जैसे दे दिया गया, तो अष्टभुज का मतलब इसमें 8 भुजा हैं। तो 8 भुजा यहाँ पे है तो आप क्या करिए कि जितने भुजाएं यानी 8 भुजा है तो इससे 2 कम कर दीजिए, यानी n-2 और 180 से गुणा कर दीजिए। तो n की जगह पर रख दीजिए 8 - 2 × 180, तो 8 में से 2 घटाएंगे 6 और 6 को 180 गुणा करेंगे 18 छक्का 108 यानी 1080, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम निकाल सकते हैं कि कहीं भी अगर सभी अंतः कोणों का योगफल पूछा जाए तो आप क्या करिए कि उसमें टोटल जितनी भुजाएं दी गई हैं, उसमें टोटल जितनी भी भुजाएं दी गई हैं उससे 2 कम करके 180 से गुणा कर दीजिए, आसानी से आपको पता चल जाएगा। जैसे हम एक और यहाँ पे बता दे रहे हैं कि जैसे आपका पंचभुज दिया है तो पंचभुज का मतलब उसमें 5 भुजा हैं, तो 5 भुजा है तो उससे 2 कम कर दीजिए तो यानी 3 बच जाएगा और 3 को 180 से गुणा कर दीजिए तो 18 × 3 = 54 540 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे चतुर्भुज की बात किया जाए तो चतुर्भुज में क्या है कि चतुर्भुज में 4 भुजा होती है, 4 में से 2 कम कर दीजिए तो आ जाएगा 2 और 2 को 180 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 360। और आप जानते भी हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो इस प्रकार से अगर कहीं पर भी षटभुज हो, अष्टभुज हो, पंचभुज हो, चतुर्भुज हो या कितने भी भुजा का अगर हमको निकालना है तो क्या करिए कि जितनी भी भुजाएं दी गई हैं उससे 2 कम कर दीजिए, 2 कम करने के बाद 180 से गुणा कर दीजिए। इसको अगर आप दिमाग में रखे हैं कि n-2 × 180, चाहे आप इसको दिमाग में रखिए या तो इसको दिमाग में रखिए। जैसे यहाँ पे कोई पंचभुज है, कोई पंचभुज इस तरह से दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे कोई इस तरह से पंचभुज दिया गया है तो इसमें टोटल कितने अंश के कोण बनेंगे, तो यहाँ से इसको मिलाइए और यहाँ से इसको मिलाइए। अब देखिए कितने त्रिभुज हो गए, 1 2 3 त्रिभुज हो गए, तो 3 को 180 से गुणा कीजिए तो 18 × 3 = 54 540, यहीं पे देखिए निकल गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों किसी भी त्रिभुज का, अगर त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो या जितने भी भुजाओं का हमको अगर यहाँ पे अंतः कोणों का योग निकालना है तो आप इसी मेथड से निकालेंगे। सबसे इजी ट्रिक, सबसे आसान तरीका है, आप आसानी से इसको मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि एक समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 अंश है, सॉरी 1080 अंश है। इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अब देखिए यहाँ कोण पूछा है और यहाँ भुजाओं का पूछा है कि यहाँ पे कोण दिया गया है, भुजा पूछा है, यहाँ भुजा दिया गया था, कोण पूछा है।
यहाँ भुजा दिया गया है कि अष्टभुज है और इसके कोणों का योग पता करना है, ठीक है। और यहाँ पे कोणों का योग, यहाँ पे कोणों का योग दिया है और हमको भुजाओं की संख्या पूछा है। किसकी संख्या? यहाँ भुजाओं की संख्या पूछा है। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि जानते हैं कि n-2 इंटू 180 होता है, ठीक है। तो किसी अंतः कोणों का योग अगर हमको ज्ञात करना है तो n-2 इंटू 180 इसी से हम निकालते हैं। लेकिन योग हमारा एक ऑलरेडी दिया गया है। कितना दिया है? 180 दिया है, ठीक है। एक तो योगफल इससे हम निकाल सकते हैं, ये फार्मूला है कि इससे हम योगफल निकाल सकते हैं। लेकिन एक योगफल आपका दिया गया है ऑलरेडी यहाँ पे, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए तो भुजाओं की संख्या भी पता चल जाएगी, ये कितने भुजाओं का ये बहुभुज है। तो यहाँ पे कर दीजिए कि n-2 और इस 180 को उधर भेज दीजिए, इधर गुणे में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी 1080/180, ठीक। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 × 18 और 18 छक्का 108, तो यहाँ पे कितना हो गया? 6। अब देखिए n-2 = 6, तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा -2 उधर जाएगा, तो 6 + 2 = 6, 2 8, यानी ये बहुभुज जो है कितने भुजाओं वाला है? तो 8 भुजाओं वाला बहुभुज है। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही समझिए दोस्तों कि अगर किसी अंतः कोणों का योगफल निकालना है तो इस फार्मूले को n-2, n यहाँ पे क्या है? भुजाओं की संख्या है, -2 उससे 2 कम कर दीजिए और उसको 180 से गुणा कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि टोटल इसमें कितने, मतलब सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। लेकिन अगर यहाँ पे योगफल दिया है तो इस योगफल को इसके बराबर रख दीजिए, बराबर करके आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे भुजाओं की संख्या निकल जाएगी कि इस बहुभुज में टोटल भुजाओं की संख्या कितनी दी गई है, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसके बाद वीडियो आना चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो हम लेकर के आएँ। क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, टोटल आप लोग का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उससे 11 टॉपिक जो दिए गए हैं, उन 11 टॉपिक से, सभी टॉपिक से हम क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं, जिससे आपका हर एक टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। तो आइए इसीलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा पहले इसको हम लिख देते हैं, जिससे आप लोग के टाइम की बचत हो सके, क्योंकि आपके पास इतना समय बचा नहीं है, 23-24 को एग्ज़ाम है। तो इसीलिए हम क्वेश्चन को पहले से लिख देते हैं, जिससे आपके टाइम की बचत हो सके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है, दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की बात किया गया तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, ABCD। लिखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण BCD 70 अंश है। कोण BC और D, BCD कितना है? 70 अंश, तथा कोण ADB ये कितना दिया गया है? ADB 50 अंश है। तब कोण BDC का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि देखिए सबसे पहले दिया गया कोण BCD कहाँ? BC और D, तो BCD यहाँ पे कितना अंश है? 70 अंश है। BCD 70 अंश और ADB 50 अंश। ADB मान लीजिए 50 अंश हो गया, तो ADB 50 अंश, ADB और BCD, ठीक है। एक मिनट हम इसमें देख लेते हैं, फिगर थोड़ा BCD यहाँ पे देखिए नंबरिंग करने में थोड़ा हो गया है कि A B, यहाँ पे C इसको कीजिए और यहाँ पे इसको D कीजिए। अब देखिए इसमें मान को रखिए कि लिखा है कि BCD 70 अंश है, ठीक है। क्या? BCD ये कोण आपका कितना है? 70 अंश का है। और फिर ADB 50 अंश है। ADB ये कोण यहाँ से 50 अंश है, ये कोण यहाँ से 50 अंश है। इसको यहाँ पे मिटा दीजिए। आइए
आइए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से देखिए लिखा है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी कोई एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण बी सी डी, क्या कोण बी सी और डी, ये कोण यहाँ पे इस कोण का मान यहाँ पे 70 अंश है तथा कोण ए डी बी 50 अंश। कोण ए डी और बी ये कोण कितना है 50 अंश है। तब कोण बी डी सी का मान ज्ञात कीजिए। कोण बी डी सी यानी इस कोण का मान हमको निकालना है, इस कोण का मान निकालना है, बी डी सी का मान निकालना है। तो हम निकालेंगे कैसे? तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज में एक चीज़ आप जानते हैं कि आमने सामने का कोण बराबर होता है। आमने सामने का कोण बराबर होता है। आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने यानी ए और सी बराबर होंगे, यानी इसमें कोण ए बराबर कोण सी होगा और कोण बी बराबर कोण डी होगा, यानी इसके आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है। लेकिन अगर वहीं पे आयत की बात किया जाए तो उसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, अगर कहीं पर आयत की बात की, जैसे यहीं पे हम छोटा सा एक आयत बना के आपको बता दे रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ए बी सी और डी, तो यहाँ पे देखिए एक आयत है, तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन इसमें क्या है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। और इस तरह से दोस्तों फिगर में आप देखे होंगे कि इस तरह से एरो बना होता है। क्या बना होता है? इस तरह से एरो। कभी आप ध्यान दिए कि इस एरो का मतलब क्या है? एरो का मतलब ये होता है कि देखिए ए एरो इधर लगा हुआ है और ए भी तीर यहाँ पे इधर लगा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों भुजा आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, बराबर नहीं है, एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, और यहाँ ए भुजा और ए भुजा एक दूसरे के समांतर हैं, यानी देखिए ऐसे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो इन दोनों में यही दोनों में डिफरेंस है। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, लेकिन जो आयत होता है उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो अगर आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो देखिए यहाँ पे 70 अंश है, तो ये भी क्या हो जाएगा 70 अंश। ठीक, अब ये देखिए दोनों हो गया 7 7 14 यानी 140 हो गया। और आप जानते हैं किसी चतुर्भुज के टोटल सभी कोणों का योग क्या होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। कितना? 360 अंश होता है। अब ये दोनों देखिए 70 70 140 हो गया। और यहाँ देखिए अगर इस कोण की हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये 50 है, ये कोण ऑलरेडी 50 दिया है, तो जितना ये पूरा मिला के होगा उतना नीचे वाला भी होगा। ठीक है, तो ये 360 में से 70 70 140 हमको पता चल गया। तो यहीं पे देखिए कि 360 में से अगर 140, ठीक है, इसमें दिमाग लगाइए कि 360 में से 140 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो 6 में से 4 घटाएंगे 2, 3 में से 1 घटाएंगे 2, यानी 220 निकल आया। और इस 220 में जितना कोण ऊपर वाला होगा उतना कोण नीचे वाला भी होगा, मतलब इसके सामने, यानी जितना डी होगा उतना बी भी होगा। तो इस 220 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 110 अंश, यानी एक कोण का मान, इस पूरे एक कोण का मान कितना हो जाएगा? 110 अंश। ठीक है, एक कोण का मान कितना हो जाएगा? कोण बी का मान कितना हो जाएगा? 110। अगर ये बी 110 है तो डी भी 110 होगा, और 110 में से 50 ऑलरेडी हमको पता है। ठीक है, तो 50 पता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? एक कोण कितना हो जाएगा? 60 अंश। तभी तो 60 और 50 मिल करके 6 5 11 110 होगा। तो कोण बी डी सी, यानी कोण बी डी सी ये टोटल कितने अंश का हो जाएगा? 60 अंश का। ठीक, और यही हमको निकालना था कि कोण बी डी सी का मान बताइए। तो बी डी सी का मान कितना आ गया? 60 अंश। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से कर पाएंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी घनाकार बॉक्स में फलकों तथा किनारों की संख्याओं का योगफल निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? योगफल निकालना है। दोस्तों आपके जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक से हम क्वेश्चन लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं, जिससे एक भी टॉपिक आपका मिस ना होने पाए। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि किसी घनाकार बॉक्स में फलक को एक नाम से और जानते हैं, इसको हम सतह भी कहते हैं।
क्या, इस फलक को सतह के नाम से भी जानते हैं। तो एक घनाकार बॉक्स है। कौन सा बॉक्स है? घनाकार। तो आइए सबसे पहले हम बॉक्स बनाते हैं। तो बॉक्स बनता कैसे है? एक घनाकार बॉक्स है, ठीक है। देखिए एक घनाकार क्या है? बॉक्स है। यहाँ से ये घनाकार बॉक्स है, ठीक। और इस बॉक्स में पूछा है कि इसमें फलकों यानी सतहों की संख्या कितनी है। घनाकार बॉक्स में सतहों की संख्या, ठीक है। ध्यान से समझिए, यही आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, बस इसमें केवल यही रहेगा कि आपका डिजिट यानी संख्या चेंज रहेगा, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपको। तो सतहों की संख्या यानी फलकों की संख्या कितनी है। तो कोई बॉक्स है, जैसे हम यहाँ पे इस पर एक बॉक्स हमारे पास है छोटा सा, हम इसको बता सकते हैं आपको कि जैसे यही देखिए, यहाँ पे देखिए दिख रहा है, कुछ है नहीं, एक छोटा सा बॉक्स इस पर बता मान चलिए कि ये घनाकार बॉक्स है, ठीक है। अगर हम इसमें पूछें कि टोटल कितने सतह हैं, तो सतह कितने हैं आप बता सकते हैं कि एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे, 2 और एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है। इस साइड और इस साइड हमारे, ठीक है। तो ऊपर नीचे 2 और इधर 2 2 4 और एक आगे और एक पीछे, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 6 सतह हो जाएंगे। ऊपर नीचे 2, दाहिने बाएं 2 2 4 और आगे और पीछे 4 2 6। तो टोटल कितने सतह हो जाएंगे यहाँ पे? टोटल 6 सतह। यानी अगर फलकों यानी सतहों की संख्या पूछा जाए, सतह या इसी को हम फलक भी कहते हैं, ठीक है। फलक या सतहों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 6। अब यहीं पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 1 और नीचे 2 3 4 और एक आगे एक पीछे, ठीक है। 4 2 6। तो सतहों की संख्या यानी फलकों की संख्या कितनी हो गई? 6। और किनारों की संख्या की अगर बात किया जाए तो टोटल किनारे कितने होते हैं? तो किनारे देखिए 4 ऊपर 4 नीचे 4 4 8 और 2 इधर 2 इधर, ठीक। जैसे हम इसी में बताएं कि टोटल कितने किनारे होते हैं, तो आइए इस बॉक्स में हम देखते हैं कि जैसे कितने किनारे हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर 4 किनारे हैं ऐसे, ठीक है। टोटल कितने किनारे हैं यहाँ से देखिए ऐसे, एक किनारा ये हो गया, एक ये 2 3 और 4। टोटल कितने किनारे हैं इसमें? 4 किनारे ऊपर। तो यहाँ पे ऐसे अगर करके देखें तो 4 किनारे ऊपर हो गए और 4 नीचे हो गए, 4 4 8 और 2 किनारे इधर होता है। देखिए ये 2 किनारे इधर हो गए और 2 किनारे इधर हो गए। तो इस तरह से आप समझिए कि 4 किनारे ऊपर और 4 नीचे, 4 4 8 और 2 10 और इधर 2 12। तो टोटल किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे? तो टोटल किनारों की संख्या यहाँ पे, किनारों की संख्या इसमें हो जाएगी 12। कितने? 12। अब पूछा क्या है कि फलकों तथा किनारों की संख्याओं का योगफल हमको निकालना है, यानी इन दोनों का योगफल निकालना है। यानी इसको अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा? तो 12 6 18। कितना हो जाएगा? 12 6 18, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम समझते हैं कि इसमें फलक कितने होते हैं, इसमें किनारे कितने होते हैं, ठीक है। कोने कितने होते हैं, अगर कोने की बात किया जाए तो कोना भी देखिए इसमें 8 होते हैं। एक कोना मतलब 4 कोने नीचे होते हैं, 4 कोने ऊपर। अगर कोनों की बात किया जाए तो कोनों की संख्या यहाँ पे, कोनों की संख्या यहाँ पे 8 हो जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ है लेकिन हम इसको ध्यान नहीं देते हैं, और यही जब हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फलक क्या होता है, कोने कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर छोटी चीज़ों को आप जाने रहेंगे तब जा करके अगर कोई लंबा क्वेश्चन आ गया उसमें 2-3 पॉइंट एक में जोड़ करके अगर क्वेश्चन बना दिया तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसके शॉट लेना हो तो इसके शॉट ले लीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए इसमें टोटल 6 क्वेश्चन हो गया, अभी इसमें 4 क्वेश्चन और है, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, फिर इसके बाद भी अभी आप लोग का प्रैक्टिस सेट करवाना है। जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हम इस पर अभी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैक्सिमम क्वेश्चन की कमी आप लोग की नहीं हो पाएगी, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें करवाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आपका, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि दिए गए वृत्त का व्यास, कोई एक वृत्त है, सबसे पहले एक यहाँ पे सर्कल बनाइए। क्या बनाइए?
सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल बनाइए, एक वृत्त बनाइए। वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर है। व्यास इसके केंद्र से होकर के यहाँ से जाता है, ये पूरा का पूरा कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको हम कितना कह सकते हैं कि पूरा 8 सेंटीमीटर। ठीक, वृत्त का व्यास यहाँ पे कितना कहा है कि 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर तथा व्यास से वृत्त पर डाला गया लंब, इस व्यास से इसके केंद्र से यहाँ से और इस वृत्त पर डाला गया लंब जो है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक, 3 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की जीवा AC की लंबाई बताइए। यहाँ से वृत्त की जीवा मान के चलिए कि यहाँ से एक क्या है AC है। ठीक, इसको B मान लीजिए, अगर हम इसको B मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं B, और इसको अगर हम D मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, आप एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ से यहाँ से देखिए, ठीक, हाँ दिख रहा है। व्यास जो होता है, वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या का क्या होता है, त्रिज्या का दूना। यानी अगर यहाँ से हमको त्रिज्या निकालना हो, यहाँ से क्या त्रिज्या निकालना हो तो हम व्यास का आधा करेंगे, तब जा कर के हमको त्रिज्या पता चलेगा। और व्यास यहाँ से यहाँ तक व्यास कितना दिया गया है, तो व्यास 8 दिया गया है, और 8 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या निकल गई, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दिख रहा है। यानी A और B, अगर A और B पूरे की बात की जाए तो A और B टोटल 8 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका ये पूरा व्यास है। अगर त्रिज्या, हमको त्रिज्या का मतलब इसका आधा निकालना है, यानी A और D का मान हमको पता करना है, तो A और D का मान इस व्यास का आधा हो जाएगा। यानी अगर पूरा 8 सेंटीमीटर तो ये आधा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक, इतना दिख रहा है, क्लियर है। अब देखिए त्रिज्या निकल गई, यहाँ से A और D का मान 4 सेंटीमीटर, D और C का मान 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी एक समकोण त्रिभुज बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पे 4 और ये 3। तो ये जाहिर सी बात है कि ये 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ट्रिपलेट रूल से अगर हम ट्रिपलेट हमको पता हो तो हम समझ सकते हैं कि ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 का रेशियो होता है। और ऐसे अगर नहीं पता है तो एक फार्मूला हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर त्रिकोणमिति आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, कर्ण बराबर होता है। तो कर्ण यहाँ A और C देखिए कर्ण है, तो हो जाएगा AC का वर्ग बराबर लंब, यहाँ पे क्या है D और C, यही तो लंब डाला गया है, तो इसका मान कितना है, ठीक है, D और C, यानी CD का वर्ग प्लस यहाँ A और D आधार है, तो हो जाएगा AD का वर्ग। अब यहाँ AC की वैल्यू हमको पता निकालना है, C और D दिया है, C और D का मान कितना दिया है 3, तो 3 का वर्ग अगर हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस, और यहाँ से A और D का मान कितना है 4, यानी 4 का वर्ग, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर 25 है, तो यहाँ से अगर AC स्क्वायर बराबर 25 है तो AC बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा √25, क्योंकि इधर अगर इधर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर जब उधर भेजेंगे हम तो रूट में हो जाएगा, और 25 का यहाँ पे वर्गमूल कितना होता है 5, यानी ये निकल आएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर C सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर कहीं पे, और अक्सर जो आज के डेट में ट्रेंडिंग का क्वेश्चन आपका बन रहा है वो इसी तरह से बन रहा है कि एक फिगर आपको दे देगा, जो उसमें या तो कोण निर्धारित कर देगा या तो भुजा निर्धारित कर देगा। ठीक है, कोण और भुजा, अगर त्रिभुज है तो उसमें 2 कोण का या 2 भुजा का मान दे देगा और तीसरे का पूछ लेगा। ठीक है, या 2 भुजा का देगा, 1 भुजा का पूछ लेगा, या 2 कोण देगा, तीसरे कोण का मान पूछ लेगा। तो इसी तरह से जो ट्रेंडिंग का क्वेश्चन मैथमेटिक्स में बन रहा है आपका, वो इसी तरह से बन रहा है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि संख्या 3 7 6 9 8 0 1 7 2 4 में मध्यिका है। यहाँ देखिए मध्यिका का जिक्र हुआ है, बहुलक व परिसर का माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। और इन चारों का जिक्र हम इसको अच्छे से, हम अपने वीडियो में जो मैराथन 2 है उसमें अच्छे से इसको बताए हैं कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, परिसर क्या होता है, इसको हम अच्छे से आप लोग को बताए हैं। और इन तीनों में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है कि बहुलक बराबर
थ्री माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा कि माध्य बराबर 3 माध्यिका -2 बहुलक या 2 माध्यिका, मतलब इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा आपसे और पूछ लेगा कि एक ऑप्शन इसमें कौन सा होगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो कहीं पर भी अगर माध्यिका और परिसर की बात किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिजिट दिया गया, जो भी संख्या दी गई, सबसे पहले उसको आरोही क्रम में लिख दीजिए। किसमें? सबसे पहले उस संख्या को आरोही क्रम में लिख दीजिए। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी उसको आरोही क्रम में लिख दीजिए। तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? 0 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। 3 यहाँ पे है कि नहीं है? नहीं, हाँ 3 है। ठीक है, 3 हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया। ठीक, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ देखिए 5 है कि नहीं? 5 नहीं है, 6 है। आपका क्या है? 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। ठीक, 7 देखिए यहाँ पे 2 बार है। क्या है? 7 यहाँ पे 2 बार है। ठीक, 7, 8, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने हैं इसमें? टोटल 10 डिजिट है। अब देखिए 0 है, इससे बड़ा 1 है, इससे बड़ा 2 है, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4, इस तरह से दिया गया है। अब हम माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका कैसे निकालते हैं? तो जितने भी डिजिट दिए गए हैं उसका मिड पॉइंट, ठीक है, उसका बिल्कुल मध्य पॉइंट जो होता है, मिडिल पॉइंट जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे माध्यिका। तो माध्यिका हम निकालते कैसे है? तो इसमें टोटल कितना दिया गया? 10 दिया गया है। तो बिल्कुल बीच का हमको निकालना है। तो 4 इधर से और 4 इधर से छोड़ दीजिए, तो बीच का कितना बच गया? 4 और 6 बच गया। तो 4 और 6 का आधा कर दीजिए। ठीक है, तो 6 4 10, 10/2, यानी माध्यिका कितना निकल गया? 5 निकल गया। ठीक, ये तो माध्यिका हो गया। और बहुलक की बात किया जाए तो बहुलक का मतलब है कि जो सबसे अधिक बार आया हो, जो डिजिट यहाँ पे सबसे अधिक बार आया हो। तो यहाँ पे देखिए सभी संख्याएं एक बार हैं, लेकिन केवल 7 ऐसी संख्या है कि ऐसी डिजिट है कि जो 2 बार आया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुलक कितना हो जाएगा? 7। और परिसर की बात किया जाए, परिसर जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेंज, ठीक है, परिसर जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेंज। तो परिसर क्या होता है? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या देखिए क्या है कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 9 है और सबसे छोटी संख्या 0 है। तो 9 में से 0 यहाँ पे घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का माध्य निकालना है। तीनों का क्या निकालना है? यहाँ पे माध्य निकालना है। और माध्य आप जानते हैं कि माध्य बराबर होता है, माध्य जिसको इंग्लिश में मीन कहते हैं, कि माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। टोटल कितने पद दिए गए हैं? 5, 7 और 9। क्या है? 5 + 7 + 9। और टोटल कितने हैं? 1 2 3। तो 3 से भाग दे दीजिए। तो 9 7 16, 16 5 21, 21/2, सॉरी 21/3। 3 से जब काटेंगे 3 7 21, कितना आ गया? 7। तो इस तरह से दोस्तों माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें और कॉन्सेप्ट आपको पता रहे या ना रहे, लेकिन ये बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये अक्सर मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट ले रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर लास्ट 2 क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, क्योंकि दोस्तों जब आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोग का फीडबैक देख करके ही नेक्स्ट वीडियो जल्दी आता है, जल्दी आ पाता है। और हम भी कोशिश करते हैं कि आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन करा पाएँ। ठीक, तो चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिखा है कि दिए गए चित्र में PA 7 सेंटीमीटर, PA का मतलब P और A, यानी यहाँ से ले करके और यहाँ इस P तक ये कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक, PA 7 सेंटीमीटर तथा CD 4 सेंटीमीटर। C और D, यहाँ C से ले करके और इस D का मान, C और D, इस
की दूरी 4 सेंटीमीटर है, PD का मान पूछा है और PB का भी दिया है, PB 3 सेंटीमीटर है, यानी PA 7 सेंटीमीटर, P और A 7 सेंटीमीटर है, PB 3 सेंटीमीटर है, यानी P और B, यहाँ देखिए ये चीज़, यहाँ B और P इसकी दूरी कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर, तथा C और D इसकी दूरी कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो PD का मान पूछा है, यानी यहाँ से और यहाँ इसकी दूरी पूछा है। तो दोस्तों इस पे ये फार्मूला है, फार्मूला क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, समझिए कि होता है अगर इस तरह से कोई फिगर दिया हो तो PA गुणे PB बराबर PC गुणे PD। यहाँ PC PD की जगह कोई और हो सकता है। हम इस फिगर से आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करिए कि P से A तक गुणा कीजिए, ठीक है, P और A गुणा नहीं, इसको P और A गुणे PB, ठीक है, इस पूरे को गुणे इसको, फिर इस P और C को, फिर गुणे इसको छोटे वाले को, मतलब बड़े वाले को फिर गुणे छोटे वाले को, फिर बड़े वाले को गुणे छोटे वाले को। तो यहीं पे यही चीज़ यहाँ पे किया गया है। अब देखिए PA का मान ऑलरेडी हमको पता है कि PA का मान कितना दिया गया है 7 गुणे PB हमको नहीं, PB पता है, P और B पता है। देखिए P और B कितना है 3 और PC P और C, इस P और C मतलब यहाँ से ले करके और इसका मान हमको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि यहाँ P और D का मान नहीं पता। अगर P और D का मान पता होता तो हम दोनों को जोड़ करके P और C का मान निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका मान हम x मान लेते हैं, इसका मान क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा, P और C का मान कितना हो जाएगा, तो PD प्लस CD इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारा PC का मान निकल आएगा, यानी 4 प्लस x गुणे यहाँ PD P और D इसका मान कितना है x है, ठीक। अब 7 गुणे 3 कीजिए, 7 3 21 बराबर x से कराइए तो 4x प्लस x स्क्वायर, इस 21 को उधर लेके जाइए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब x स्क्वायर इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, गुणनखंड कीजिए तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 21 को करिए 7 3 21, 7 में से 3 घटाएंगे 4, यानी 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए x दोनों में से कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ एक ब्रैकेट में x माइनस 3 हो जाएगा और दूसरे में x प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 3 और माइनस 7, ठीक है, क्योंकि x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा और x प्लस 7 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस 3 आ रहा है, एक माइनस 7 आ रहा है, ठीक है, तो प्लस 3 और माइनस 7, तो यहाँ माइनस 7 आ रहा है तो इसको तो हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि दूरी को कभी भी निगेटिव में नहीं नापा जाता है। तो यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, यानी P और D, अगर P और D की बात हम करें जो यहाँ पे हमारा पूछा गया है तो P और D का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आपका आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करिए कि P से A तक, ठीक है, मान चलिए कि ये पूरा एक बार में नहीं दिया, अगर यहाँ पे 4 दिया है तो सबसे पहले P और A निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो P और A का मतलब अगर यहाँ 3 दिया, यहाँ 4 दिया, 4 और 3 को जोड़िए, ठीक है, तो 7 हो जाएगा। उसके बाद इसको मतलब बड़े वाले को गुणे छोटे वाले को, फिर बड़े वाले, फिर गुणे छोटे वाले को, इस तरह से करके आप निकाल सकते हैं। ये आप लोग के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है सॉरी, लिखा है किसी संख्या के 60% का, कोई संख्या है, वो संख्या हमको नहीं पता है तो संख्या को मान लीजिए x, और x के 60%, इसका 60%, 60% का मतलब 60/100, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है, यहाँ पे समझ लीजिए कि प्रतिशत का मतलब प्रति मीन्स 1 और 100, ठीक है, यहाँ प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक। तो आप समझिए कि प्रतिशत का क्या मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि परसेंट का मतलब होता है 1/100,
100, इसको आप लोग ध्यान रहिए। तो यहाँ अगर 60%, तो 60 प्रतिशत का मतलब 1/100, यानी 60 को 1 से गुणा करेंगे 60/100 ही हो जाएगा। तो किसी संख्या के 60%, कोई संख्या यक्ष है, इसका 60% का मीन्स गुणा का 3/5। किसी संख्या यक्ष के 60% यानी 60/100 का 3% का मीन्स गुणे 3/5 का 3/5 यदि 36 है, किसके बराबर है, 36 के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या, यक्ष। तो यक्ष की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो देखिए 5 एकने 5, इसको काटेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। फिर 12 को अगर 4 से हम काटते हैं तो 4 तियाँ 12, और 4 से इसको काटिए तो हो जाएगा 25 चौका 100। ऊपर देखिए 3 गुणे 3, 3 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो 9 यक्ष बराबर 25 को उधर अगर हम भेजेंगे तो हो जाएगा 36 गुणे 25। ठीक, अब यहाँ यक्ष बराबर अगर हम करते हैं तो हो जाएगा 36 गुणे 25/9। 9 से काट दीजिए, 9 एक 9, 9 चौक 36, और ये हो जाएगा 4 गुणे 25। 25 को गुणा करेंगे 25 चौका 100, यानी जो यक्ष की वैल्यू आपकी आ गई, दिख रही है। हाँ, यक्ष की वैल्यू जो आपका आ गया वो आ गया कितना, 100। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन हमारा छोटा छोटा ही क्वेश्चन होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, कभी कभी 2 क्वेश्चन एक में मर्ज करके यानी एक में मिला करके दे देता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो हम उसको आसानी से, मुश्किल से 15-20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर में हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, एक क्लास आप लोग के लिए जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सब आप लोग के प्रैक्टिस सेट से, आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। और हर एक क्वेश्चन को हम आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख करके जो आप लोग का पैटर्न रहा है अदर एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे इंक्लूड किए हैं और कोशिश की है कि आप लोग के एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। तो ये आप लोग को क्लास कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि हाँ सर ये क्लास हमको अच्छा लगा, या जो भी हो आप लोग की राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट एक शाम को आने वाला है, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। ठीक है, हमारे पिछले भी जो भी मैराथन क्लास हमारा है उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट दिए हैं। नीचे कमेंट अपनी राय भी यहाँ पे दर्शाए हैं, तो उसको देख करके दोस्तों हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे आप लोग को यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन के माध्यम से हम वीडियो को लेकर के, क्लास को लेकर के यहाँ पे आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएँ कि कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।